नमस्कार सभी को और एक बार फिर आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मदर टिंचर्स। जैसे कि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि होम्योपैथी में ऐसे कई सारे मदर टिंचर्स हैं जो रोजाना हम अपने क्लिनिक पर यूज करते हैं, जैसे बर्बेरिस वुल्गैरिस रीनल स्टोन्स के लिए, ब्लाटा ओरिएंटालिस अस्थमा के लिए, हेमामिलिस पाइल्स के लिए इत्यादि। ये तो हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी होम्योपैथी में बीमारी का नहीं उस बीमार व्यक्ति का इलाज होता है और जो सिमिलिमम है वो पेशेंट के पेक्यूलियर सिम्टम्स को जोड़कर जो टोटलिटी बनाई जाती है उसके बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, जब भी हम किसी को मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या हम टोटलिटी और इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पे उस मदर टिंचर को सेलेक्ट करते हैं या फिर सिर्फ उस बीमारी के नाम पर? जैसे कुछ उदाहरण हमने शुरुआत में गिनाए थे। जब आप बीमार व्यक्ति को नहीं उसकी बीमारी के नाम पर दवाई सेलेक्ट करते हो तो दिल से सोच के बताइए, क्या ये होम्योपैथी है? चलिए यहाँ थोड़ा और लॉजिक लगाते हैं। मान लीजिए आपने एक केस लिया और उसे अच्छी तरह वर्कआउट भी किया। रिपर्टराइजेशन के बाद अगर आपकी फाइनल सिमिलिमम नाट्रम मूर आ रही है तो मुझे आप सोच के बताइए, नाट्रम मूर को पोटेंटाइज्ड फॉर्म में देने के बजाय अगर हम पेशेंट से ये कहें कि आप घर जाकर थोड़ा नमक खा लीजिए, तो क्या पेशेंट ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर किसी पेशेंट की सिमिलिमम आर्सेनिकम एल्बम आ रही है और उसे पोटेंटाइज्ड फॉर्म में देने के बजाय हम वही आर्सेनिक क्रूड फॉर्म में दे दें तो क्या होगा? पेशेंट अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क में जाएगा वो तो पता नहीं, पर आप तो पक्का जेल में जाओगे, क्योंकि क्रूड फॉर्म में आर्सेनिक डेडली पॉइजन है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सब्सटेंस अपने क्रूड फॉर्म में होते हैं तो उनका मटेरियलिस्टिक एक्शन होता है और पोटेंटाइज्ड करने के बाद उनका डायनामिक लेवल पर एक्शन होता है। अब सबसे सीधा सवाल, हमारी मेडिसिन्स का एक्शन मटेरियलिस्टिक लेवल पे होना चाहिए या डायनामिक लेवल पे? अगर डायनामिक लेवल पे होना चाहिए तो उसे पोटेंटाइज करना भी जरूरी है। क्या मदर टिंचर्स पोटेंटाइज्ड है? नहीं। फिर वो डायनामिक लेवल पर एक्ट करके डिरेंज्ड वाइटल फोर्स को ऑर्डर में कैसे ला सकती हैं? सोचा है कभी आपने? हम ये नहीं कह रहे हैं कि मदर टिंचर्स पूरी तरह से बेकार हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनॉन में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार वे परमानेंट क्योर नहीं ला सकते। तो फिर इन मदर टिंचर्स का इस्तेमाल कब किया जा सकता है? उन एडवांस्ड केसेस में जहां बीमारी इनक्यूरेबल है और सिर्फ पैलिएशन ही मुमकिन है, वहां मदर टिंचर्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उन केसेस में जहां किसी क्रॉनिक कंडीशन का अक्यूट एग्जैसर्बेशन हो रहा हो और सिम्टम्स की इंटेंसिटी को कम करके मरीज को पहले थोड़ा बेहतर महसूस कराना जरूरी हो, वहां इन मदर टिंचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए हम आपको ऐसा ही एक उदाहरण दिखाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, एक तो मुझे सांस नहीं ली जा रही है, ऊपर से आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। जल्दी से कोई दवाई दे सकते हैं तो दो। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि ऐसे केसेस में जहां आपका लक्ष्य परमानेंट क्योर करना न हो बल्कि सिर्फ पैलिएट करना हो, तो हम इन मदर टिंचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्निका और कैलेंडुला जैसे कुछ मदर टिंचर्स में अपने क्रूड फॉर्म में होने के बावजूद कुछ क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। यही कारण है कि बाहरी चोट को साफ करने, उसे स्टेराइल रखने और ठीक होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इन टिंचर्स का उपयोग लोकली किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे ज्ञान के अभाव या अज्ञानता के कारण हम क्यूरेबल केसेस में भी मरीजों पर इन टिंचर्स को थोपते हैं और उन्हें वर्षों तक हमारे क्लिनिक के चक्कर काटने पर मजबूर करते हैं, तो ये हमारी तरफ से मात्र एक गलती नहीं बल्कि एक अपराध बन जाता है। डॉक्टर जेटी केंट ने अपनी लेसर राइटिंग्स में ये कहा है कि होम्योपैथी का विकास और अधिक तेजी से होता यदि सभी चिकित्सक इसके सिद्धांतों के प्रति सच्चे होते। बहुत से चिकित्सक कंपाउंड टैबलेट्स का उपयोग करते हैं और फिजियोलॉजिकल डोज में टिंचर लिखते हैं और लोगों से कहते हैं कि वे होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम मदर टिंचर्स के उपयोग के संबंध में आपको कन्विंस करने में सफल रहे हैं। यदि आप सहमत हैं तो ग्रुप में एक कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस पर कोई तर्क करना चाहते हैं तो हम चर्चा के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।